तो हमने पिछली क्लास में 8वीं अनुसूची तक पढ़ा था। उसका अगला भाग है 9वीं अनुसूची। जैसा कि आपको बताया था कि 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। उनसे संबंधित कोई भी संविधान संशोधन नहीं था। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई। तो उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है 9वीं अनुसूची। आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 संविधान पूर्णतः लागू हुआ और ज़्यादा समय नहीं निकला। 1951 पहला संविधान संशोधन हुआ। संविधान में पहला संविधान संशोधन 1 साल में ही हो गया और उस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 काम होते हैं। एक काम तो होता है संविधान का संरक्षण करना, दूसरा है संविधान का निर्वचन करना। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो संविधान है, इस दस्तावेज में जितने भी प्रावधान लिखे हुए हैं उसके अनुसार शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। और संविधान में हमें मूल अधिकार दिए गए थे भाग 3 के तहत, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35। इन 12 से लेके 35 अनुच्छेद में बीच में एक अनुच्छेद 31, एक अनुच्छेद तो 31 और दूसरा अनुच्छेद था 19(1)(f). यानी ये जो 2 अनुच्छेद हैं ये हमें संपत्ति का अधिकार देते हैं, और संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? मूल अधिकार। मूल अधिकारों की गारंटी, जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय यानी यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि उसके मूल अधिकारों को सुनिश्चित करवाएगा। यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इसके तहत तो हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार सुनिश्चित करवाए जाते हैं। तो यहाँ देखा कि 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) के अंदर संपत्ति का अधिकार दे रखा था। अब इन अधिकारों की चर्चा यहाँ 9वीं अनुसूची में क्यों की जा रही है उसको सुनिए आप। यहाँ एक कहानी थोड़ी सी ध्यान रखेंगे आप। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत में संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे उसके बारे में कहा गया है कि उनका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भारत सरकार ने सबसे पहला काम जो शुरू किया वो था भू सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। का कारण ये था कि कृषि के क्षेत्र में जो किसान थे, अधिकतर किसान भूमिहीन थे, उनके पास खुद की भूमि नहीं थी, और भूमिहीन किसानों को किसी जो जमीन दिलाने के लिए जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, और उनकी जो जमीनें हैं वो किनको दी गई? भूमिहीन किसानों को। लेकिन ये कोशिश जैसे ही सरकार द्वारा की गई, ये सुधार शुरू किए गए, उसी समय अनुच्छेद 31, 19(1)(f) इसका हवाला देते हुए जो जमींदार हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहाँ पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है और मूल अधिकार की गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है भू सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन की, इन सब की, लेकिन मूल अधिकार जो है वो बीच में आ रहे हैं, क्योंकि मूल अधिकारों की गारंटी कौन ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ये जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 19(1)(f) और 31, इनके तहत इन चीज़ों को बार बार खत्म करा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के इन प्रयासों को बार बार रद्द कर रहा था कि ये जो प्रयास हैं ये मूल अधिकारों के विरोधी हैं। जो मूल अधिकार 31 में और 19(1)(f) में दे रखे हैं उनके विरोधी हैं, इसलिए इनको रद्द किया जा रहा है। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी कि किस तरीके से भू सुधार कार्यक्रम को शुरू किया जाए। तो फिर एक तरीका अपनाया गया जिसमें आप देखेंगे ये है अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। इसको आप ढंग से समझिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 काम बताए आपको, निर्वचन करना संविधान का यानी व्याख्या करना, और दूसरा था संविधान का संरक्षण करना। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट संरक्षण ही कर रहा है। यदि इन मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो 32 के तहत जो संविधान है उसका क्या कर रहा है? संरक्षण कर रहा है। तो
इस संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को देखता है, उसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। जो कानून सरकार ने बनाए उनको इसने पुनः देखा और फिर क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? कि ये इनके विरोधी हैं। किसके विरोधी हैं? मूल अधिकारों के विरोधी हैं। तो फिर सरकार ने एक नया तरीका निकाला। इन्होंने क्या कहा कि ये जो संविधान बना हुआ है, इस संविधान में कुल यहाँ पीछे कितनी है, 8 अनुसूचियां, एक और जोड़ दी। संविधान में संशोधन किया, पहला संविधान संशोधन 1951 में, और इस अनुसूची में ये लिख दिया कि इस अनुसूची में जो भी विषय लिखे जाएंगे उनका सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता। यानी उनको एक छाते के नीचे ले लिया, अम्ब्रेला प्रोटेक्शन दे दिया कि जो विषय यहाँ लिखे गए हैं उनका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इन्होंने भू सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये सारी चीज़ें, ये प्रावधान यहाँ लिख दिए गए। अब फिर वापस केस देखो, जैसे ही भू सुधार कार्यक्रम, जमींदारी प्रथा, इनके तहत इनकी जमीनें ली गई, संपत्ति के अधिकार के तहत ये फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहले तो इनके कार्यक्रम को रद्द कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर सकता। उसका कारण, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ें कौन सी अनुसूची में डाल दी गई हैं, 9वीं अनुसूची में, और 9वीं अनुसूची में मेरे पास न्यायिक पुनर्वलोकन करने का अधिकार नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं छेड़ सकता था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना बचाव किया और भू सुधार कार्यक्रम चालू किए। ये मूल अधिकारों के तहत संपत्ति का अधिकार देना, ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी। इसकी वजह से जो आर्थिक संसाधन हैं वो कुछ एक सीमित वर्ग तक इकट्ठे होते जा रहे थे। इसलिए बाद में सरकार को 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में करना पड़ा, और ये जो मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, इनको यहाँ से हटाया गया और अनुच्छेद 300 क में रखा गया। यानी ये अभी भी अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन अब ये एक कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। मूल अधिकारों की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये पूरी कहानी आपके समझ में आई होगी कि 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई। वापस सुन लीजिए एक बार। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, कार्यक्रम शुरू हुए, भू सुधार आंदोलन, भू सुधार कार्यक्रम, और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। भूमि जमींदारों से छीन के जो है भूमिहीन किसानों में बांटने की कोशिश की गई, लेकिन जमींदार और जो उच्च वर्ग हैं वो अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत दिए हुए संपत्ति के अधिकार का हवाला देते हुए कहाँ पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये दो अधिकार जो हैं मूल अधिकारों के रूप में दिए गए थे, और मूल अधिकारों की जो गारंटी है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है, और जिससे बार बार इन सुधार कार्यक्रमों को रद्द किया गया। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया तरीका अपनाया। उसमें क्या किया? पहला संविधान संशोधन करवा के संविधान में एक अनुसूची जोड़ी, और वो अनुसूची थी 9 के अंदर ऐसे विषयों को रखवा दिया, 9 में ऊपर लिखवा दिया कि जो विषय 9वीं अनुसूची में रखे हुए हैं वो अम्ब्रेला प्रोटेक्शन में, यानी उनका सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता। तो अब जमींदार दोबारा यदि वहां गए इन अधिकारों को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर था, क्योंकि इस पार्ट का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भू सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए। इसमें भी आगे देखेंगे, बाद में इस 9वीं अनुसूची का सरकारों ने बहुत फायदा उठाया। जब भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बचना होता था, वो कानूनों को, प्रावधानों को यहाँ रख देते थे, जिससे इस पार्ट की न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाती थी। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें दखल नहीं कर पाता था। इसमें भी फिर आगे बहुत परिवर्तन हुए। उसमें आप देखेंगे 24 अप्रैल 1973, जो आपको बताया था केशवानंद भारती वाद, इसमें हमने पढ़ा था कि मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संविधान में संसद जो है वो कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात केशवानंद भारती केस में कही गई। इसका 9वीं अनुसूची में आप देखेंगे, 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। इसके अंदर फैसला आता है कि संसद जो है कोई भी संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन उसका मूल ढांचा जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, वामन राव केस आया 1981 में,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो मामले हैं उनकी तो न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रावधान नवीं अनुसूची के अंतर्गत है उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी वर्तमान में स्थिति देखें नवीं अनुसूची की तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सिर्फ उसको दो टुकड़ों में बांट दिया है। 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो प्रावधान हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, उसके बाद की जो है उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उसके बाद अगली अनुसूची हम पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। इसका संबंध है दल बदल संबंधी प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद जो संबंधित हैं 102 और 191। इसके बारे में भी कुछ कहानी आप पढ़िए। यहाँ देखिए 31 अक्टूबर 1984 हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। अक्टूबर में हत्या होती है, नवंबर दिसंबर में चुनाव करवाए जाते हैं। आम चुनाव जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उन चुनाव में यदि आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी और अगले प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। कांग्रेस पार्टी जो है उसको 542 सीटों में से 414 सीटें मिली। यानी एक आम चुनाव में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 542 सीटों में से 414 सीटों पे जीत हासिल होना ये इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इसको आप देखिए, जैसे मान लीजिए दो पार्टी हैं ए और बी। ये कानून क्यों लाया गया वो बता रहे हैं आपको। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 2 महीने के अंदर चुनाव होना, इतनी भारी सीटों से जीत होना, उसका मेन कारण था इमोशंस। यानी एक तरीके से हमारे देश की प्रधानमंत्री उसको श्रद्धांजलि के रूप में, या फिर लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के प्रति हो गए थे तो उन्होंने सीटें बहुत ज़्यादा मिल गई। कितनी आ गई? 414। अब इन सीटों को फिक्स रखना यानी दल बदल ना हो जाए, क्योंकि 1970-80 का दशक यदि देखेंगे तो अब दल बदल बहुत ज़्यादा हुए। यानी एक मेंबर जो इस पार्टी से जीता गया है वो इस पार्टी में पैसे के लालच में चला जाता है, कभी इस पार्टी में आ रहा है। आपने आया राम गया राम का नाम सुना होगा, यानी एक ही व्यक्ति ने एक दिन में 2 बार पार्टियां चेंज कर ली। तो ये चीजें अपन देखते हैं। तो दल बदल का डर था राजीव गांधी को कि आगे 5 साल तक सरकार में स्थिरता रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तो ये सीटें थोड़ी इमोशंस के हिसाब से आई हैं। उसके बाद देखा गया तो इन्होंने दल बदल संबंधी कानून उसे एक विधि के रूप में नहीं, संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची में संविधान में ही जोड़ दिया। और दल बदल कानून में क्या कहा गया? पार्टी ए है और बी है, यदि एक सदस्य इस पार्टी को छोड़ के इस साइड जाता है तो उस सदस्य की सदन की सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। लेकिन ए से बी में जाना है तो शर्त है कि 1/3 लोग, ए पार्टी के 1/3 लोग यदि बी साइड में जाते हैं तब माना जाएगा कि पार्टी का विघटन हुआ है, दल का बदल नहीं हुआ है। दल बदल नहीं किया गया है, पार्टी का विघटन हुआ है। तो सरकार में स्थिरता लाने के लिए दल बदल कानून लाया गया और उसे संविधान में ही 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 52वां संविधान संशोधन, और ये काम कर दिया गया 1985 में। इसके पीछे की कहानी ये थी, आपको बता दी मैंने। अब इसी में आप आगे देखेंगे, ये देखिए दल बदल संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 102 में देखेंगे तो जो सांसद हैं उनसे संबंधित प्रावधान है, यहाँ विधायक से संबंधित प्रावधान है। यदि वो पार्टी छोड़ते हैं, अकेला सदस्य पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता क्या होती है? रद्द हो जाती है। उसके लिए नियम बना दिए गए। 52वां संविधान संशोधन 1985 में करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कहा गया कि 1/3 सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे माना जाएगा दल का या पार्टी का क्या हुआ है? विघटन हुआ है, तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। इसको और कड़ा किया गया, इस नियम को 51वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें क्या कहा गया कि 1/3 नहीं, कितने सदस्य? 2/3 सदस्य एक पार्टी से दूसरी में जाते हैं तब विघटन माना जाएगा, और विघटन के समय सदस्य जो है सदस्यता रद्द नहीं होती है। इसके बाद में आगे कि अब ये सदस्यता रद्द कौन करता है? तो आप देखते होंगे लोकसभा में जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो रद्द करते हैं। विधानसभा में भी स्पीकर जो है वो सदस्यता रद्द करते हैं, यानी इनके पास ये शक्ति है। अब ये सदस्यता जो रद्द करते हैं, अध्यक्ष का जो निर्णय है वो पहले सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से परे था।
यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है यदि उसमें कुछ वाद विवाद लगता है तो। लेकिन 1992 का एक मामला है कि होतो होलोहन मामला। इस मामले में क्या कहा गया कि सदस्यता रद्द करने का जो अध्यक्ष का निर्णय है वो भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। तो इसको एक बार वापस देख लीजिए आप। 10वीं अनुसूची की पूरी कहानी आपको बता दी है। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, और 85 में दिसंबर में 84 में, और बाकी 2 स्टेट के अंदर असम और पंजाब में 85 में चुनाव हुए थे। उन चुनावों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीटें आई थी, और उन सीटों को यह सरकार में स्थिरता रखने के लिए, दल बदल की जो संभावना है उसको कम करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान 52वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 1985 में। क्या शर्त रखी गई कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में यदि 1/3 सदस्य जाते हैं तो पार्टी का विघटन माना जाएगा। उसके बाद एक संशोधन और ध्यान रखना है आपको, 51वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, जिसमें क्या शर्त रख दी गई कि यदि 2/3 सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे हम पार्टी का विघटन मानेंगे। अगला है इसमें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को यदि आप देखेंगे तो पंचायती राज की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी दी गई हैं। इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। फिर अगली बात की 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। एक चीज और ध्यान रखेंगे, 1992 और 93 ये 2 वर्ष आ जाते हैं कई बार, तो इन्हें ध्यान रखें। ये जो संशोधन पारित हुआ था ये तो 1992 है और लागू हुआ था 1993, तो इन डेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 73वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज के बारे में उसकी शक्तियां, प्राधिकार जोड़े गए। कौन सी अनुसूची लगाई गई है? 11वीं। आपने भाग पढ़ा था, वापस इस चित्र को ध्यान रखें। इधर जो भाग जोड़ा था, यहाँ तो भाग जोड़ा था 9वां, और इधर एक अनुसूची जोड़ दी, वो कौन सी है? 11वीं। यानी इस 73वें संविधान संशोधन द्वारा पीछे की तरफ लिस्ट जोड़ी गई है वो तो 11वीं लिस्ट है, और यहाँ भाग जोड़ा गया है 9वां भाग, जिसके अंदर पंचायती राज का पूरा उल्लेख कर रखा है। यहाँ इनके विषय दे रखे हैं, उनकी लिस्ट है, कितने हैं? 29 विषय। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद अंदर मिलेंगे वो हैं 243(6), उसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो 243 मिल जाएगा। तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची हो गई। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें विषय हैं 18, अनुच्छेद 243(w), हिंदी में बोलेंगे 243(ब). इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। फिर याद करें, वही जब अंदर मैटर जोड़े थे तो भाग 9 जोड़ा गया पंचायत के लिए, भाग 9 का जोड़ा गया नगर पालिकाओं के लिए। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 74वें। यानी इधर तो जोड़े गए थे भाग, और इधर लिस्ट जोड़ी गई थी 11वीं और 12वीं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित जो शक्तियां हैं वो थी। इसमें विषय कितने हैं? 18, और अनुच्छेद याद रखना है 243(ब). तो हमारे अनुसूचियों से संबंधित जो पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम अनुसूची, प्रस्तावना और संविधान का जो परिचय है उससे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। धन्यवाद।